बेटा वो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम रिएक्शंस की रेट्स और उनकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप चाहें तो इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी का एक पार्ट है। It is branch of chemistry which deals with the study of reaction rate and their mechanism। ये रिएक्शन की रेट्स और उनकी मैकेनिज्म की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं केमिस्ट्री की में, उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। एक्चुअल में जो ये काइनेटिक्स वर्ड है, ये काइनेटिक्स वर्ड है वो ड्राइव किया गया, बनाया गया एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक टर्म या ग्रीक वर्ड था काइनेसिस। और इस काइनेसिस का मतलब होता है मींस मूवमेंट। जो मूवमेंट को दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन को बताता है। ओके बेटा जी। अगर हम थोड़ा सा +1 के अकॉर्डिंग चीजों को एक बार क्विकली देखें, तो +1 में हमने 2 चैप्टर्स पढ़े होते हैं। एक पढ़ा होता है थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इन चैप्टर्स में क्या होता है, इन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ते हैं। और एक हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। ये 2 चैप्टर्स हम +1 में पढ़ चुके होते हैं। हम आपके बता रहे हैं कि यहाँ पर काइनेटिक्स है वो इन चैप्टर्स से किस तरह डिफर है। जो थर्मोडायनेमिक्स है बेटा हो, ये हमें केवल ये बताती है, इट टेल्स ओनली अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये केवल हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताती है। फिजिबिलिटी मींस कि वो फिजिबल होगी या नहीं होगी रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज किया था। आपको याद होगा कि हमने एक थर्मोडायनेमिक टर्म गिब्स फ्री एनर्जी यूज किया है कई बार, डेल्टा जी। और बताया मैंने आपको कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, जिसे हम लेस देन 0 भी कहते हैं, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगी। इस फिजिबल को हमने टर्म दिया था कि स्पॉन्टेनियस होगी। ओके बेटा, वो याद आ रहा है आपको? तो यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जैसे हमने सेल्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या वो रिएक्शन फिजिबल है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज दैट इज मोर देन 0, तो हम बोलते हैं रिएक्शन है वो बैकवर्ड में फिजिबल है। दैट इज फॉरवर्ड में वो नॉट फिजिबल और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मींस उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, सराउंडिंग को वर्क करना पड़ेगा, वहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनको हमने नॉन स्पॉन्टेनियस कहा था, या नॉन फिजिबल कह सकते हो आप तो। और हमने एक बात और बोली थी कि अगर डेल्टा जी 0 होता है, इस मींस कि वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। दैट इज वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना फॉरवर्ड में ना बैकवर्ड में, ना सिस्टम वर्क कर रहा है ना सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। इसी तरह से हमने, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें रिएक्शन की जो इंफॉर्मेशन देता है थर्मोडायनेमिक्स, वो सिर्फ ये बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, या चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा। इसी तरह से जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने स्टडी की, वो हमें क्या बताती है इक्विलिब्रियम चैप्टर में? ये सिर्फ हमें बताती है, इट टेल्स ओनली अबाउट, इट टेल्स ओनली अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी हुई। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मतलब है कि ओवरऑल जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज कब तक होंगे या कितने होंगे, अमाउंट।
केवल एक्सटेंट के बारे में बताती है। लेकिन काइनेटिक्स हमें क्या बताएगी? काइनेटिक्स बताएगी कि वो जो चेंज हो रहा है, जो रिएक्शन हो रही है, वो किस रेट से हो रही है। रेट मीन्स कितने टाइम में कितना चेंज हो जाएगा, और रिएक्शन कैसे हो रही है, दैट इज उसकी मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो काइनेटिक्स में हम यहाँ पर अब दो तरह से स्टडी करेंगे। एक तो हम इसमें स्टडी करेंगे रिएक्शन रेट, या रेट ऑफ द रिएक्शन भी आप बोल सकते हो, किस रेट से रिएक्शन हो रही है, और एक हम उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम केमिकल रिएक्शंस को रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग में डिवाइड करना चाहूँ, क्लासीफाई करना चाहूँ, तो इन रिएक्शंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पार्ट को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं यहाँ पर। और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर बेटाओं में थर्मोडायनेमिकली सोचो, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो थर्मोडायनेमिक के जो कंसेप्ट्स है वो ये कहते हैं कि जो डायमंड है, वो डायमंड को कन्वर्ट होना चाहिए, या कन्वर्ट हो जाना चाहिए, या वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टू ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें उसके डेटा से मालूम चलेगा कि डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होना आपका हो जाना चाहिए, जबकि सच तो ये कि चेंज होता है। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा काइनेटिकली, मतलब रेट ऑफ चेंज की बात करूं कि इसमें कितना टाइम लगेगा डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होने में, तो ये काइनेटिकली बात करूं तो ये चेंज है। काइनेटिकली मींस रेट के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग। तो काइनेटिकली दिस चेंज या दिस कन्वर्जन इज वेरी स्लो, और वेरी भी नहीं, हम कह सकते हैं सो स्लो, इतना धीमा होता है दैट इट इज, आप ये कह सकते हो कि ये आपका नॉट परसेप्टाइल, मतलब ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, मतलब हमें ऐसा होता हुआ चेंज दिखाई नहीं देता है, ये इतना धीमा होता है। मतलब ये होता तो है, डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में चेंज होता है, बट इतना टाइम लग जाता है, इतने इसमें ईयर्स लग जाते हैं कि हम लोगों को ये चेंज होता हुआ नजर नहीं आता। परसेप्टाइल मीन्स प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता। ओके बेटा, वो अलग बात है कि ये चेंज इतना धीमा है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ज्यादातर लोग क्या मान लेते हैं, बोलो बेटा? मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, या सभी लोग हम कह सकते हैं, ज्यादातर क्या सभी लोगों के लिए हम कह सकते हैं, लोग क्या मानते हैं, बोलो बेटा? कि सर वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है बेटा इसीलिए मैं इसको हिंदी में आपको लिख दूं, इसीलिए इस स्लो रेट की वजह से इस चेंज को जब वो देख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा, ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्या सोचते हैं, मैं एक वर्ड, एक लाइन लिख रहा हूँ जो आपने बहुत सुना होगा, डायमंड की ज्वेलरीज बनाने वाले मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो ये वर्ड यूज करती हैं, मैं वही यूज कर रहा हूँ, डायमंड इज फॉर एवर। बोलो, सुनाए कि नहीं सुनाए ये टैगलाइन? बहुत सारी कंपनी जो हैं जैसे तनिष्क वगैरह हैं, इनके अगर आप ऐड देखें तो उनमें लिखा हुआ आता है कि डायमंड इज फॉर एवर, और वो उसके डायमंड ज्वेलरी का एडवर्टाइज करते हैं। पर ये जो लोग कहते हैं डायमंड इज फॉर एवर, वो गलत है। वो सिर्फ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि डायमंड से ग्रेफाइट का बनना है, उसमें कई साल लगते हैं जो हम दिखाई नहीं देता। ठीक है बेटा? ओके सर। तो इस तरह साइंस को थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाया करो, इंटरेस्टिंग बनाया करो, थोड़ा इसको आपका इसमें इंटरेस्ट लो, चीजों को सोचा करो। ये नहीं कि सिर्फ हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मार्क्स आ जाए, दैट्स ऑल। आप उल्टा चलोगे तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, फिर वो क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। आप चीजों को समझ के चलोगे इंटरेस्ट के साथ कि क्या होता है, क्यों होता है, हम क्या बोलते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, चीजों को समझ में आएंगी, तो क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर
इन रिएक्शंस को काइनेटिकली मैं बेटा वो डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइप्स Excuse me, ऑफ sir. रिएक्शंस की, हाँ बोलो बेटा। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। देखो बेटा थोड़ा जल्दी कर लिया करो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो यस सर। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस को हम लोग इन स्पीड के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत फास्ट होती हैं और ये इतनी फास्ट होती हैं कि हम इनको इनस्टेंटेनियस बोल सकते हैं। दैट इज इनस्टेंटेनियस मींस इंस्टेंटली, दैट इज उसी पल, मिलाते ही रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। मेरे बेटाओं इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में ये जो टाइम लेता है इट टेक्स 10 to power minus 16 to 10 to power minus 14 seconds in completion only। ये रिएक्शंस कंप्लीट होने में सिर्फ इतना टाइम लेती हैं, आप समझ सकते हो कि मिलाते ही प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए ऐसी रिएक्शंस की स्टडी हम अपने +2 लेवल पर जो लैब होती है उसमें नहीं कर सकते। इस टाइम को हमारे रीड करना मुश्किल होगा। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये मोस्टली आयनिक सबस्टेंसेस के बीच होती हैं, आयनिक सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर होती हैं। तो इसलिए हम इनको मोस्टली आयनिक रिएक्शंस कह सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल लें तो अगर मैं NaCl के सॉल्यूशन को AgNO3 के सॉल्यूशन में मिक्स कर दूं एक्वस सॉल्यूशन में, तो मिक्स करते ही AgCl का व्हाइट PPT बनेगा प्रेसिपिटेट और NaNO3 उसमें घुला रहेगा। ये रिएक्शन पलक झपकते कंप्लीट हो जाएगी। और आप एक और एग्जांपल लें, जैसे आप HCl जो एसिड है उसको आप लोग NaOH एसिड बेस रिएक्शन करवाएं, ये आयंस के बीच रिएक्शन है इनमें। तो यहाँ पर मिलाते ही रिएक्शन NaCl प्लस H2O कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है ना। तो ये पहली टाइप है, बहुत फास्ट होती हैं। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं और मेरे बेटाओं ये इतनी स्लो होती हैं कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में तो बहुत दूर की बात है। टू ऑब्जर्व मेजरेबल चेंज, इतना चेंज भी अगर हमें ऑब्जर्व करना हो कि उसको मेजर कर सकें, कितने ग्राम से कितने ग्राम रह गया, मेजर कर सकें, तो मेजरेबल चेंज ऑब्जर्व करने के लिए भी these may take days or months or even years। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनको कंप्लीट होने में कई दिन, महीने और यहाँ तक कि कई साल तक लग सकते हैं। वो भी कंप्लीट होने में भी केवल एक थोड़ा सा चेंज हमें नजर आ जाए इतना दिखने में भी। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें अपनी +2 स्टूडेंट्स की स्टडी के अकॉर्डिंग, तो ऐसी रिएक्शंस की रेट को भी स्टडी करना अपने +2 लेवल में उचित नहीं है। जैसे अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन पर जो जंग लगती है वो उसे बहुत टाइम लगता है। आप अगला एग्जांपल भी देख सकते हो कि अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों को एक कंटेनर में बंद कर दूं रूम टेम्परेचर पर, इस पर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और नो कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट भी यूज नहीं करूं, तो इससे मेथनॉल बनता है, लेकिन इतना धीमा होता है कि इसमें कई महीने और साल लग जाते हैं। तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं इनको भी हम +2 में अपनी जो आगे इस चैप्टर पढ़ेंगे काइनेटिक्स, इस चैप्टर में इनकी हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा या इतना कम है कि जो हमारे लिए स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक इसमें थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब ये है कि न तो इतनी तेज है कि हम इनका टाइम मेजर नहीं कर पाए
और ना ही इतनी धीमी है कि टाइम हमारे पास न हो, इतने टाइम न दे सके, एक +2 लेवल का स्टूडेंट अपने लैब में इन रिएक्शंस को स्टडी कर सके, समझ सके। इज दैट क्लियर बेटा? यस बात सर। समझ आ रही है? हाँ, तो मॉडरेट रिएक्शन की कोई डेफिनेशन तो नहीं, आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये बहुत धीमी या बहुत तेज नहीं होती, वो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। तो हमें इन्हीं को स्टडी करना है, इनके अकॉर्डिंग इस चैप्टर काइनेटिक्स को आगे बढ़ाना है। ओके बेटा जी? लेकिन आपसे यहाँ पे इनकी नेचर पूछी जा सकती है कि ये रिएक्शंस कैसी होती हैं। तो ये रिएक्शंस जो मोस्टली होती हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। तो आप ये लिख सकते हो, दीज आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये मोस्टली, जैसे ये मोस्टली आयनिक रिएक्शंस हैं, ऐसे मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। और आप इनके भी एक एग्जांपल देखना चाहें तो आप इनके एग्जांपल्स लिख सकते हो। और इनके एग्जांपल्स में जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटती है ना, तो मेरे बेटा ये वाटर और ऑक्सीजन गैस में टूटती है। इसका ब्रेक डाउन जो है वो इतना आपका अपना धीमा है, मॉडरेट है, कि हम इसके टाइम को नाप भी सकते हैं, कितना टूटा और कितना टाइम लगा। कंसंट्रेशंस भी टाइम टू टाइम मेजर कर सकते हैं, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन इसकी चेंज हो गई। ओके बेटा जी? इसके आगे एक, हाँ, एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। एक होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर, जो शुगर सुक्रोज होता है, ये इन्वर्ट होती है, कैसे होगी वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये शुगर का इन्वर्जन है। तो ये जो है ये वो रिएक्शंस हैं जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं, और यही स्टडी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा आगे कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं। तो ये तो टाइप्स है, अब हम रेट की बात कर रहे हैं और इन रिएक्शंस की, रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। ओके बेटा? यस यस सर। तो इस पेज को अरेंज कर दूं मैं? यस यस सर। चलो, तो इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब जब रेट ऑफ द रिएक्शन की बात हो रही है तो पहले ये समझते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। तो आप लोग लिखें इसके आगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हो या रिएक्शन रेट, एक ही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन या आप इसको रिएक्शन रेट कैसे ही बोले, नो प्रॉब्लम। रिएक्शन रेट क्या है? जैसा कि आप लोगों ने स्पीड की डेफिनेशन 9th-10th में पढ़ी हुई है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इन दैट डिस्टेंस, है ना बेटा? सेम थिंग इज हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन की आप डेफिनेशन लिखने से बेटर है कि डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस मैंने क्यों कहा है? ये सब्सटेंस का मतलब वो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है बेटा? अपॉन टाइम टेकन इन दैट चेंज, जो चेंज आप देख रहे हो उस चेंज में कितना टाइम लगा, इस रेशियो को हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल आप इसे स्पीड से कोरिलेट कर सकते हो। जैसे आप वहां डेफिनेशन बना दो स्पीड की, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो बेटा, डेफिनेशन बोल सकते हो? यस सर। वेरी गुड। तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुद लिख सकते हो। मैं इतनी देर में तो लिख भी देता, पर मैं फिर बोलना चाहूंगा लिखने के बजाय, रेट ऑफ अ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, आपने जो भी लिया है, इन यूनिट टाइम। टाइम अगर 1 सेकंड में, आप 1 मिनट में जो भी लोगे वही यूनिट बन जाएगी। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा यूनिट क्या हो जाएगी, बताओगे आप मुझे? यूनिट होगी कंसंट्रेशन की यूनिट, वो क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, जैसे हाँ, जैसा मोलेटी भी कह सकते हो। और फिर टाइम की यूनिट दैट इज टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? वो टाइम आप यहाँ पे अगर सेकंड में लेते हो तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा,
अगर आप पर मिनट में चेंज चेक कर रहे हो तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें टाइम की यूनिट कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये यूनिट क्लियर होगी आपको। अब यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है बेटा वो ये है कि हमने यहाँ पर जो लिखा बेटा आपके सामने, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये जो अ वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। यहाँ पे अ सब्सटेंस का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम इस बात को आगे समझाते हैं, इसको लिखते हैं तो आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक मोल पर लीटर कैसे हुआ बेटा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन, उसका मोलरिटी बोलते हैं, तो मोल पर लीटर होगा। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन ली जाती है वो मोलर, दैट इज मोलरिटी में ली जाती है। तो मोलरिटी टाइम इनवर्स भी आप इसकी यूनिट बोल सकते हो। ओके बेटा, गुड। तो एक कंसंट्रेशन कौन सी ले रहे हैं, सॉल्यूशंस की या किसी भी सब्सटेंस की, मोल पर लीटर। चलो अब वापस हम ये जो ये लिखा मैंने ऑफ अ सब्सटेंस, इस अ सब्सटेंस पे ध्यान देते हैं क्या है ये छोटी छोटी बातों को लोग ड्रॉप कर जाते हैं। वो ये है बेटा कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखें इस ए वर्ड को समझने के लिए कि एक सब्सटेंस का मतलब क्या है। एक सब्सटेंस का मतलब आप देखें तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि A2 ने रिएक्शन की B2 से और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो यहाँ पे ये एक सब्सटेंस है, ये भी एक सब्सटेंस है, आप कोई भी एक ले सकते हो जिसमें कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशंस में। लेकिन अगर एक और एग्जांपल ले बेटा 2A2 प्लस B2, तो अब यहाँ पर इस काइनेटिक्स या केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अब ये यहाँ पर दो सब्सटेंस नहीं है कि एक ए है और एक बी है, नो, यहाँ पर एक्चुअल में तीन सब्सटेंस हैं, A2 प्लस A2 प्लस B2। आप किसी भी एक सब्सटेंस में चेंज चेक करें, कितना चेंज हुआ, ठीक है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, और उसमें कितना टाइम लगा आप उसका डिवाइड कर दें। तो अ सब्सटेंस का मतलब समझ लें कि जो 2A2 लिखा हुआ है ये एक सब्सटेंस नहीं है, ये दो सब्सटेंस हैं, पर दोनों एक जैसे हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटली आपको जो चेंज मिलेगा वो दो सब्सटेंस का मिलेगा। कितने का मिलेगा बेटा, दो सब्सटेंस का। और आपको कितने का निकालना है, आपको कितने का लेना है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, एक फॉर्मूले के लिए, वैल्यू के लिए, एक सब्सटेंस का। तो आप उसमें दो का डिवाइड कर दो, एक का आ जाएगा, है ना बेटा। Yes, sir. बात क्लियर हो गई ना। तो अगर आपकी बात क्लियर हो गई तो आप ये समझ सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप लिख सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A2 डिवाइड बाई टाइम टेकन, जितना टाइम लगा आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन इस रिएक्शन के लिए बेटा ये समझे, यहाँ पर मैंने कहा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस लेना है। ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का मतलब नेचर नहीं देखनी है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो देखना है। अगर मैंने कहा A2 B2 से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर एक ए एक बी से रिएक्शन कर रहा है, दो सब्सटेंस हो गए। आप किसी भी एक सब्सटेंस की आप ले सकते हो यहाँ पर चेंज कंसंट्रेशन में। आपने ए का चेंज चेक कर लिया, अपन टाइम टेकन से डिवाइड करोगे कितना टाइम लगा, उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अगर आप इसी तरह से बी का चेंज निकालते हो तो भी आप निकाल सकते हो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B2 डिवाइड बाई टाइम टेकन, चाहे आप बी का निकालें आप चेंज कितना है, चाहे आप ए का चेंज लें, रेट दोनों में सेम आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन आपको जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। इस पहली रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं मैं अभी, बात समझ में आ गई बेटा। Yes, इस sir. पहली रिएक्शन, हाँ, इस पहली रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप ए के टर्म्स में निकालें चाहे आप बी के टर्म्स में निकालें, कोई भी एक सब्सटेंस यूज कर सकते हो। पर कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन ऐसी रिएक्शंस में होता है। अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूँ इन रिएक्शंस के लिए, अब तो आप ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर आप निकालते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन टाइम टेकन, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कही जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपको चेंज मिल रहा है, जो आपने यहाँ पे चेंज निकाला है A2 का जो आपको मिला है, वो एक्चुअल में दो A2 का मिला है, एक और एक दो।
दैट इज ये दो सबस्टेंस कहे जाएंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और मैंने क्या लिया है डेफिनेशन में, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। एक सबस्टेंस का लेना है, ये दोनों सबस्टेंस एक जैसे हैं इसलिए हम रिएक्शन में A2 लिख देते हैं, 2A। ओके बेटा, पर ये 2A का मतलब 2A हैं, दो मॉलिक्यूल हैं A2 के, दो सबस्टेंस माने जाएंगे, दो रिएक्टेंट माने जाएंगे। तो आप कोई भी एक रिएक्टेंट ले सकते हो, तो आप किसी भी एक रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगी कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट में वो तो आपको 2A की मिलेगी, है ना बेटा। और आपको फॉर्मूले में एक सबस्टेंस का पुट करना है तो आप क्या करोगे, आप इसका आधा कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? हाफ। एनी प्रॉब्लम? No, बोलो। sir. तो अब यहाँ पे आप इसका हाफ कर दोगे, लेकिन B2 तो एक ही सबस्टेंस है इसलिए नो प्रॉब्लम। अगर आप B के टर्म्स में निकालना चाहो तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B2, इस रिएक्शन में जो भी कंसंट्रेशन का चेंज आएगा B2 में, डिवाइड बाय जो भी टाइम लगेगा आप उसको यहाँ पे ले सकते हो। एनी प्रॉब्लम बेटा? अब यहाँ पर एक लास्ट बात समझ लें आप लोग, जो भी टाइम के साथ में कंसंट्रेशन अगर रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो रिएक्टेंट चाहे ए हो चाहे बी हो, जो चेंज होगा वो बेटा क्या होगा, हमें लगातार कंसंट्रेशन कम होगी ना, और लगातार कंसंट्रेशन कम होगी तो जो चेंज आएगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन वो तो नेगेटिव आएगा। पहले 4 मोल थे अब 2 मोल रह गए तो 2 - 4 दैट इज -2 आएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन तो माइनस होती नहीं है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन में आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालते हो, चेंज कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट्स का लेते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि अगर मैं पूरे ए का चेंज ले लूं, जो मैंने पूरे ए का ये चेंज लिया हुआ है ये वाला चेंज, अब ये दो हैं एक जैसे हैं लेकिन दो सबस्टेंस हैं तो एक ही नेचर के ना, तो इस नेट चेंज को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजप्शन। ए रिएक्शन में किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है मतलब खुद डिसअपियर होगा, खुद कंज्यूम होगा, है ना बेटा? बोलो। तो Yes, अगर sir. मैं वेरी गुड, तो ओवरऑल जो मैं चेंज लेता हूं उसको हम बोलते हैं ओवरऑल चेंज को, कि ओवरऑल चेंज ऑफ अ टाइप ऑफ सबस्टेंस, एक जैसे सबस्टेंसेस का टोटल चेंज जो हम ले रहे हैं। तो आप लैंग्वेज समझे, अभी एक सबस्टेंस नहीं एक टाइप की बात कर रहे हैं हम, जैसे ए जो है एक जैसे हैं, इनका ओवरऑल चेंज कितना है, नेट चेंज कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियर होने की रेट, या रेट ऑफ कंजप्शन, कंज्यूम होने की रेट, किसकी? ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के केस में। और या हम इसे बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, बन रहा है, या रेट ऑफ एपियरेंस, एपियर होने की रेट। बट ये वर्ड किस लिए यूज कर सकते हैं? प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोडक्ट्स के केस में एक ही जैसे सबस्टेंस का टोटल आप चेंज निकालते हो, नेट चेंज आप निकाल रहे हो, रेट निकाल रहे हो, तो नेट चेंज दैट इज नेट रेट जो है आपका, वो क्या कहा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहा जाएगा, उससे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स में रेट ऑफ डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट्स में रेट ऑफ एपियरेंस। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके चल रहा हूँ, आप उससे और क्लियर समझ जाओगे, वो आप देखो ध्यान से। नेक्स्ट मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir.
तो देखिए फॉर अ रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ Na बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी से रिएक्शन की, सी मॉलिक्यूल्स ऑफ सी और डी मॉलिक्यूल्स ऑफ डी बने। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स में लिए हैं वो सबस्टेंस हैं, स्मॉल लेटर्स में कोफिशिएंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट क्या होगी, तो रिएक्शन की रेट को अगर आप निकालते हो रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में, जैसे ए के रेस्पेक्ट में, तो ए का जो चेंज आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, आप सारे ए का ले रहे हो, टोटल ए का आप ले रहे हो, डिवाइड बाई आप टाइम टेकन ले रहे हो, टोटल टाइम टेकन को मैं अब आगे से टी लिख दिया करूंगा, थोड़ा आसान रहेगा लिखना। तो अगर आप एक टोटल चेंज ले रहे हो तो ये टाइम के साथ में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो माइनस लगा देंगे। इस टोटल को हम बोल देंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। क्या कहा जाएगा, ये माइनस टोटल चेंज ए में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम टेकन। लेकिन मुझे क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी एक सबस्टेंस का चेंज, और एक सबस्टेंस का चेंज हो गया, यहाँ पे तो ए है, मुझे एक का निकालना है, तो मुझे एक का इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक का आ जाएगा, तो एक का हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को एक और तरीके से लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/A, ये वाला पार्ट मैंने अलग कर लिया, इनटू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन को बोल सकता हूं मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल ए जिस रेट से डिसअपियर हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल डिसअपियर हो रहे हैं, आप उसमें डिवाइड कर दो तो पर मॉलिक्यूल दैट इज पर सबस्टेंस आ जाएगा चेंज, और उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बेटा जी। इसी तरह से अगर आप बी के रेस्पेक्ट निकालते हो तो भी सेम आएगा आंसर, बट उसमें क्या होगा, ये भी रिएक्टेंट है इसलिए माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम टेकन को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। लेकिन अगर आप इसमें बी मॉलिक्यूल का डिवाइड कर देते हो तो ये पर मॉलिक्यूल दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। ओके बेटा, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पर इसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1/B into rate of disappearance or consumption of B। B के डिसअपियर होने की रेट को अगर आप B से डिवाइड कर देते हो कोएफिशिएंट से, तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। अगर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है B का, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन B का मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B मालूम चल जाएगा। ओके बेटा जी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज निकालते हो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ में बढ़ेगी, इसलिए आप प्लस में लोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन। ये ओवरऑल है, ओवरऑल है तो मैं इसको यहाँ पर बोलूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलूंगा बेटा मैं इसको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। क्या होगा ये, कितना सी बना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, और उसमें कितना टाइम लगा, लेकिन ये टाइम के साथ बढ़ेगा इसलिए प्लस में लिया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये ओवरऑल है, अगर मैं इसमें सी का डिवाइड कर दूं कोएफिशिएंट्स का 1/C, तो ये पर मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अगर आप डी के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो 1/D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई टाइम टेकन। इसी तरह से आप यहाँ पर भी बेटा जी इस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी को आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा। इतना क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या 1/D इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी।
आप सेम लिंक पे वापस आ जाओ, सेशन एंड हो रहा है। अब हम इसके ऊपर टाइप ऑफ रिएक्शंस को या स्पीड ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैसे मेजर करेंगे, और उसके बाद में ये जो हमने पढ़ा है इसके हम कुछ एग्जैक्ट एग्जांपल्स लेके चलेंगे, क्वेश्चंस लेके चलेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, आपको पता लगेगा इन्हें हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और कैसे आपके इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आ जाओ सेम लिंक पर बेटा हो।